हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एएस ट्यूटोरियल्स। और आज आपके इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जो कि है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। क्या चैप्टर का नाम है आपके? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। यहाँ कौन सी कंपनी की बात हो रही है? जो कंपनी में लोग काम करते हैं या अपने आगे कंपनी? नहीं, ये कंपनी है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश कंपनी। मतलब आपके देश में ब्रिटिशर्स ने कैसे आकर पावर इस्टेब्लिश कर लिया। मतलब ब्रिटिशर्स जो है, जो उन्होंने हमारे देश पर राज किया था इतने सालों तक, वो कैसे हमारे देश में आए और उन्होंने किस तरह से एक ट्रेडर बन के आए थे। लिखा है ना फ्रॉम ट्रेड। ट्रेड मतलब एक ट्रेडर बन के आए थे। यूरोप से वो लोग आए थे ट्रेडिंग करने, मसाले खरीदने यहाँ पे आए थे और अपने यहाँ का प्रोडक्ट जो कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े, क्योंकि ब्रिटेन में बात 12 मंथ्स ठंडी पड़ती है, इस वजह से वो अपने यहाँ से गर्म कपड़े लेके आए थे और हमारे यहाँ से मसाले और चाय की ट्रेडिंग करने आए थे। तो वो केवल ट्रेडिंग करने आए थे। तो ऐसा क्या हो गया, मतलब उन्होंने ऐसा यहाँ पर क्या देख लिया कि उन्होंने वो ट्रेडर से क्या बन गए? टेरिटरी ओनर। क्या बन गए? टेरिटरी ओनर। मतलब उन्होंने हम पर इतने सालों तक गुलामी की ना। तो देखते हैं क्या लिखा है, और हमें इस चैप्टर में हमें यही समझना है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ट्रेड से टेरिटरी कैप्चर करने लगे और उन्होंने पावर इस्टेब्लिश कर ली हमारे इंडिया में, हमारे देश में आके हमें ही गुलाम बना लिया, है ना। तो आइए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ था। तो जैसा आपको याद होगा, मुगल एम्परर्स चल रहे थे जिस समय ब्रिटिशर्स आए थे, और मुगल एम्परर्स बहुत पावरफुल थे। मतलब आपको याद होगा अगर सीक्वेंस, तो सबसे पहला मुगल एम्परर आया था बाबर। उसके बाद बाबर का जो सन था वो था हुमायूं, जो बना राजा। फिर राजा हुमायूं के बाद बना अकबर। ठीक है, अकबर ने भी बहुत ज़्यादा सालों तक शासन किया। उसके बाद आया अकबर का बेटा शाहजहां, जो अकबर का बेटा जहांगीर जो राजा बना। फिर जहांगीर का बेटा शाहजहां राजा बना, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब राजा बना। तो औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। औरंगजेब कौन था? औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर्स। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। मतलब औरंगजेब जो था उसके बाद तक आपने किसी का नहीं सुना होगा। आपने औरंगजेब का तो नाम सुना होगा कि मुगल एम्पर औरंगजेब था, लेकिन उसके बाद आपने किसी का नाम नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद मुगल एम्पर डिक्लाइन करने लगा, मुगल एम्पायर डिक्लाइन करने लगा। मतलब मुगल के जो राजा बने औरंगजेब के बाद, वो राजा अच्छे नहीं थे, प्रजा की अच्छे से देखभाल नहीं करते थे, और उनके देख रेख में जो है प्रजा अच्छे से नहीं काम कर पाती थी, इसीलिए वो लोग ज़्यादा फेमस नहीं हुए। तो औरंगजेब ने क्या किया? ही स्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया। औरंगजेब ने पूरे इंडिया पे, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था, और पूरे इंडिया पे वो राज करता था। ऐसा बहुत ही खतरनाक, क्योंकि लिखा है पहली लाइन में लास्ट ऑफ द पावरफुल। औरंगजेब बहुत पावरफुल लीडर था, लेकिन उसकी डेथ के बाद, आफ्टर हिज डेथ इन 1707 में उसकी जब डेथ हो गई, मैनी मुगल एम्परर्स, मैनी मुगल गवर्नर्स, सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स बिगैन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। देखो होता क्या था, मैं आपको बताता हूँ। औरंगजेब जो है वो तो बैठता था दिल्ली में, क्योंकि एक राजा हर जगह तो हो नहीं सकता, है ना। तो और क्योंकि उस समय मोनार्ची थी, मतलब कि राजा का तंत्र था, राजतंत्र था, इस वजह से होता क्या था, ये राजा लोग क्या करते थे, अलग अलग रीजन को अलग अलग बड़े बड़े जमींदार अपॉइंट करते थे, जो उस रीजन के मालिक होते थे, उनको जमींदार बोला जाता था। और वो लोग का काम होता था, जो लोकल किसान होते हैं और लोगों से टैक्स कलेक्ट करके दिल्ली पहुंचाना, औरंगजेब के पास पहुंचाना। ठीक है। तो जब तक औरंगजेब ने ऐसा स्मूथ मैनेजमेंट करके रखा हुआ था कि ये जमींदार पे प्रॉपर नज़र रखी जाती थी, और जो भी ये टैक्स देते थे उसमें भी प्रॉपर सब कुछ होता था, और इन पे इतना प्रेशर था कि ये लोग इसके अलावा कुछ सोच नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब मरा और उसके बाद के जो औरंगजेब के बेटे हुए, जो वो राजा बने, तो उन लोगों ने इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया, जमींदारों पे और सूबेदारों पे। तो इन लोगों ने क्या किया, जो जिस एरिया का जमींदार था, जिसके अंडर में जितनी ज़्यादा ज़मीनें थीं, उसने उस एरिया को अपना ही किंगडम घोषित कर दिया और अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया कि जितनी ज़मीन मेरे पास है वो मैं उस ज़मीन तक का राजा।
तो वही लिखा है इस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। उन्होंने रीजनल किंगडम, हर जमींदार ने अपना अपना किंगडम बना लिया, बोला यहाँ से मेरी किंगडम है, क्योंकि उसको पता था कि जो दिल्ली में बैठा राजा है वो इस काबिल नहीं है, उसने इतनी मेहनत नहीं की है कि वो आके चेक करे और वो आके बता पाए कि हाँ भैया तुम जमींदार हो, तुम टैक्स दो, तुम जमींदार हो, तुम राजा नहीं हो। इसीलिए सबने अपना अपना जो है किंगडम एस्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज होने लगे वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। पावरफुल रीजनल किंगडम इमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। इससे क्या हुआ, दिल्ली जो कि कैपिटल थी, इफेक्टिव सेंटर था, जो सबको कंट्रोल करती थी दिल्ली, वो अब ऐसा पावरफुल नहीं रह गया, क्योंकि सभी के सभी जमींदार, सभी के सभी सूबेदार, जिसके पास जितनी जमीन थी, जितना एरिया था, वो इतने एरिया को बोलता था मैं इस एरिया का राजा हूँ। या फिर आस पड़ोस के जो राज्य होते थे, उसमें आस पड़ोस के जो जमींदार होते थे, अगर वो इतने पावरफुल नहीं होते थे तो ये लोग मिलके उसके भी जमीनों को कैप्चर कर लेते थे और उस एरिया को खुद को डिक्लेयर कर देते थे राजा। मतलब आप ये सोच लो कि एक इंडिया में बहुत सारे छोटे 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 किंगडम बन गए, और इनके राजा कौन बने, जो इनके जमींदार थे। जमींदार कौन होता है, जो जमीन ओन करता है, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी, क्योंकि पहले के टाइम पर क्या होता था, किसानों के पास जमीन नहीं होती थी, सारी जमीनें जमींदार की होती थी, और किसान सिर्फ आके उस जमीन पे काम करते थे जिसकी उनको पेमेंट मिलती थी। ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी ये होता था, सारी जमीन ब्रिटिशर्स की थी, और ब्रिटिशर्स ने किसको दे रखी थी, जमींदारों को, और जमींदार इस पे खेती करते थे। बहुत कम ऐसे फार्मर थे जिनके पास अपनी खुद की जमीन होती थी। ठीक है, लेकिन वो तो फिर जब आज़ादी मिली 1947 ब्रिटिशर्स से, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जिसके अंडर में हर एक इंसान के पास एक लिमिट सेट कर दी कि इससे ज़्यादा ज़मीन हुई तो उसकी ज़मीन गवर्नमेंट ले लेगी और गरीब किसानों को दे देगी। तो उसी वजह से ज़मीन जो है किसानों को मिलनी स्टार्ट हुई, नहीं तो पहले ज़मींदार ही मालिक होते थे। इसीलिए मैं ज़मीन जब बोलता हूँ कि ज़मींदार के पास जितनी ज़मीन थी वो सब उस एरिया में वो राजा हो जाता था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास छोटी सी ज़मीन हो गई तो वो उसका राजा हो गया, नहीं। कई कई मतलब स्टेट बॉर्डर, कई कई किलोमीटर, कई कई मील लंबी ज़मीनें जो है ज़मींदार अपने कब्जे में रखते थे, है ना। तो ये हुआ, ऐसा हुआ लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर के बाद में। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 1757 के आसपास में, अ न्यू पावर वॉज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन, द ब्रिटिश। 1707 में बहादुर शाह जफर मरे, और 1750 के बाद हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी बोला है ना। देखो, जो सेंचुरी बोलता है उससे एक कम सेंचुरी चलती है। 18th सेंचुरी का मतलब 1700 से 1800 तक का पीरियड, 19th सेंचुरी बोलेगा तो 1800 से 1900 तक का पीरियड, है ना। तो अगर ये बोला है हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 1750, एक नई पावर जो है वो पॉलिटिक्स में आने लगी, और वो पावर थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने आना चालू कर दिया। क्या आप जानते हो, देखो यहाँ पे लिखा है ना, डिड यू नो दैट ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। रिलक्टेंट का मतलब होता है मना करना, मतलब वो इस मोटिव से, इस मोटो के साथ आए ही नहीं थे कि वो जमीनों पे कब्जा करेंगे। एक्वायर का मतलब होता है कब्जा करना, टेरिटरी मतलब होता है जमीन, किंगडम्स। तो ब्रिटिशर्स क्या थे, ब्रिटिशर्स वर स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, बहुत छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी थी ब्रिटिशर्स। जो इंडिया पहली बार आई थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी थी, सिर्फ कपड़े लेके आए थे वो बेचने के लिए, और यहाँ से मसाले और चाय लेने के लिए, और उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। दे वर नॉट रेडी टू एक्वायर टेरिटरीज ऑफ आवर कंट्री। उनको हमारी कंट्री एक्वायर करने की कोई भी आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो सर ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स जो है वो हम पे इतने साल तक उन्होंने हम पे राज किया। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का भी है, देखो लिखा है, हाउ देन डिड दे कम टू बी द मास्टर्स ऑफ द वास्ट एम्पायर। किस तरह से वो हमारे ही देश में आके हम ही पे मास्टरी करने लगे। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। तो ये था आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो देखो क्या लिखा है, देखो यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही है। अब इस फोटो में जानते हो ये कौन है, ये आदमी कौन है जो पीर फकीर बाबा की तरह दिख रहा है, ये आदमी है लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। कौन है ये, लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। देखो यहाँ पे इसका नाम मैं आपको दिखाता हूँ। ये आदमी जो है ना वाइट ड्रेस में, ये है बहादुर शाह जफर। यहाँ पे का नाम है बहादुर शाह जफर। इसको सही से मैं लिख दूँ,
अंडरलाइन गलत हो गया, को मैं सही से अंडरलाइन करता हूँ। ये आदमी है आपका बहादुर शाह जफर और ये है इसके बेटे। हुआ क्या था, अब ये सीन क्या डिपिक्ट करता है, इसको जानने के लिए आपको ये कहानी पढ़नी पड़ेगी। देखो क्या लिखा है, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। तो आपको पता चल गया कि ये जो आदमी है ब्रिटिशर, ये है कैप्टन हडसन। ये कौन है, कैप्टन हडसन। ये है बहादुर शाह जफर और ये हैं इनके बेटे, है ना। मेरे पास स्पेस नहीं है इसीलिए मैं इसी पे हल्का हल्का लिख रहा हूँ आपको हिंट देने के लिए, ठीक है। ये समझो। अभी पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल एम्पर। ये हमने फर्स्ट लाइन पे ही पढ़ लिया कि मुगल एम्पर में औरंगजेब के बाद कोई और इतना पावरफुल लीडर नहीं मिला। बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यू टू बी सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट। मतलब क्योंकि वो राजा थे नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन प्रजा के लिए इंपॉर्टेंट तो थे। जिसके परिवार ने इतने सालों तक राज किया वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, एक तो हम पे राज किया, हम उसको इंपॉर्टेंट माने, तो क्यों। ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ को लोग नहीं मानते हैं, अभी भी वो रानी कहलाती कि नहीं कहलाती है। ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है, ब्रिटेन में लोगों के पास राइट टू वोट है, सब कुछ है, लेकिन आज भी ब्रिटेन सरकार क्वीन एलिजाबेथ से पूछे बिना या बिना क्वीन एलिजाबेथ के कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता, पता है। तो उसी तरह से बहादुर शाह जफर औरंगजेब के मरने के बाद माना अच्छे राजा नहीं हुए, लेकिन फिर भी लोगों के लिए सिंबॉलिकली ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे। और इतने इंपॉर्टेंट थे कि व्हेन अ मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स रूल ब्रेक आउट इन 1857 में हुआ था ना अपनी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी, 1857 में। उस टाइम पर बहादुर शाह जफर वॉज सीन एज द नेचुरल लीडर, क्योंकि ये राजा थे इसीलिए इनका काम था लड़ाई लड़ना। इसीलिए जब 1857 में आपकी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो उस टाइम पे बहादुर शाह जफर जो मुगल एम्परर थे उनको एक नेचुरल लीडर की तरह देखा गया, क्योंकि राजा तो थे ही ना, राजाओं वाली क्वालिटी भी सारी थी। तो राजा का काम ही होता है लीड करना अपनी टीम को, अपनी सेना को। तो बहादुर शाह जफर ने बहुत अच्छे से उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का सामना किया था। लेकिन क्या हुआ, वंस द रिवॉल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी, ब्रिटिशर्स वो रिवॉल्ट जीत गए। क्यों जीत गए, क्योंकि हमारे यहाँ जो हम इंडियंस थे, हम लोग लड़ते थे किस चीज़ से, हम लोग घोड़े से लड़ते थे, तलवार से लड़ते थे, हाथी से लड़ते थे, ये सब से लड़ते थे। और ब्रिटिशर्स अपने साथ लेके आए थे बंदूकें, पिस्तौलें, बम और वो क्या कहते हैं उसको सर, तोप। ये जो होता है ना इस साइड का, इस शेप का होता है ना, ये व्हील होता है, इसमें से गोला निकलता है, तोप बनता है, तोप होता है, ठीक है। ब्रिटिशर्स के पास तोप थी, तो भाई तोप कहाँ तोप और कहाँ तलवार, आप सोच सके हो घोड़ा और तलवार से कैसे लड़ोगे, आप तोप का सामना करोगे। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स जीत गए। और फिर उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर वॉज फोर्स्ड टू लीव किंगडम एंड हिज सन्स वर शॉट इन कोल्ड ब्लड। मतलब बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती उनके राज्य से निकाल दिया गया और उनके बेटों की हत्या कर दी गई। ये थी आपकी हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट का। अभी देखो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स टू ईस्ट। ये आपको अगर मैप दिख रहा होगा तो इस मैप में यहाँ पर है इंग्लैंड। कहाँ पर इंग्लैंड है, यहाँ पर है इंग्लैंड, ब्रिटेन को ये क्या आ गया, एक सेकेंड ना देखो यहाँ पर है इंग्लैंड, ब्रिटिश आइलैंड। अब इंग्लैंड को यहाँ से इधर इंडिया आने के लिए देखो इतना घूम के आना पड़ता था। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पर स्वेज कैनाल नहीं थी। स्वेज कैनाल क्या होता है, आज की डेट में ना जब भी कोई भी शिप, पानी वाला शिप ब्रिटेन जाता है तो वो इतना घूम के नहीं जाता। वो कैसे जाता है, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। वो यहाँ से निकलता है इंडिया से, और इंडिया से निकलने के बाद इधर आते हुए यहाँ पे है स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल होते हुए इधर से निकल के इंग्लैंड पहुँच जाता है, ठीक है। और पहले क्या होता था, तो पहले के लिए ग्रीन कलर, पहले ये इतना घूम के इंडिया आना पड़ता था। ये साउथ अफ्रीका का जो है ना केप ऑफ गुड होप, ये ऐसे राउंड मार के लोग आते थे इंडिया। तो ब्रिटिशर्स, पोर्टुगीज, ये सब लोग ऐसे ही इंडिया आए थे हमारे, इतना घूम के। कब आए थे, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। कौन, क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वीन एलिजाबेथ वन ने ऑर्डर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट। पूरे ईस्ट, ये पूरा ईस्ट कहलाता था क्योंकि हम लोग ईस्ट में हैं। अगर मैप में आप देखोगे तो हम लोग ईस्ट में आते हैं, ये साइड वेस्ट आता है। तभी तो बोलते हैं ना वेस्टर्न कल्चर, हम लोग का अपना कल्चर है, वो वेस्टर्न कल्चर है। ये ईस्ट होता है और ये था आपका वेस्ट। तो
क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल राइट दे दिया कि केवल वही एक कंपनी है जो ईस्ट में ट्रेड करेगी। इसका मतलब नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कोई और ग्रुप इंग्लैंड का ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेड नहीं करेगा। With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher price। देखा आपने, वो लोग सिर्फ ट्रेडिंग करने आए थे, सिर्फ ट्रेडिंग करने। देखो उनके चार्टर में यही लिखा था कि वो नए नए ओशन खोजे, क्या खोजे, नए नए ओशन खोजे, नए नए लैंड्स खोजे, न्यू लैंड, जहां से वो चीप प्राइस पर गुड्स को बाय कर सकें, मतलब इंडिया से मसाले सस्ते दाम पे खरीदें और कैरी देम बैक टू यूरोप, वापस यूरोप में लेके जाएं, अपने देश इंग्लैंड लेके जाएं और उनको महंगे प्राइस पर बेच सकें। तो जो भी डिफरेंस होगा प्राइस का वो हो जाता था इनका प्रॉफिट। तो कंपनी को ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। द कंपनी डिड नॉट हैव फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। क्यों? क्योंकि भाई सीधे सीधे क्वीन ने उनको राइट दे दिया था जो कि उनको यही काम करती थी। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। मतलब ये मर्केंटाइल मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, मर्केंटाइल मतलब होता है अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइसेस। इन कंपनीज का मेन मोटो ही यही था कि लोगों से सस्ते दाम पे सामान को खरीदो और उसको महंगे दाम पे बेचो, लोगों से नहीं, दूसरे दूसरे देशों से, ठीक है, ताकि इनको प्रॉफिट हो। तो रॉयल चार्टर में भी यही था। लेकिन फिर क्या हुआ, द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। रॉयल चार्टर में ये तो था, क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लैंड के और किसी कंपनी को तो ये राइट नहीं दिया था, लेकिन दूसरे देश भी तो थे जो इस पे काम करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, by the time the first English ship sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the पुर्तगीज, पुर्तगाल से जो लोग आते हैं उनको बोलते हैं पुर्तगीज। द पुर्तगीज हैड ऑलरेडी established their presence in the western coast of India and had their base in Goa। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है। इसने बोला, देखो यहाँ पे लिखा है वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, या ऐसे थोड़ा शार्प कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, ध्यान से देखना, थोड़ा छोटा किया है, आप अपनी बुक में देख सकते हो, लिखा है यहाँ पे देखो, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से होते हुए राउंड द केप ऑफ गुड होप, इस केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए क्रॉसिंग द इंडियन ओशन, इस इंडियन ओशन को क्रॉस करके इंडिया पहुंचना था। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि वो आए हैं खुद से पहले, लेकिन उनको नहीं पता था कि गोवा में, यहाँ पर जो गोवा है, गोवा में पहले से ही पुर्तगीज का, पुर्तगाल से आई हुई कंपनी ने अपना जो है बेस बना लिया था। इनफैक्ट इट वाज वास्को डी गामा, अ पुर्तगीज एक्सप्लोरर हु डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498। देख रहे हो, ब्रिटिशर्स को तो 1757 में ये राइट मिला, लेकिन पुर्तगीज को, वास्को डी गामा को फर्स्ट आदमी था जिसने ये सी रूट खोजा था इंडिया पहुंचने का। कहां से सी रूट खोजा था? केप ऑफ गुड होप से होते हुए अफ्रीका का चक्कर मार के गोल पूरा और इंडियन ओशन पार करके यहां पहुंचना था। इसीलिए ये लोग पहले गोवा आए थे, ठीक है। तो कितने साल पहले पुर्तगीज आ गए थे, अब ब्रिटिशर्स को लगा कि हम लोग पहले जा रहे हैं। तो बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच मतलब नीदरलैंड वाले, जो नीदरलैंड हॉलैंड रहते हैं उनको डच बोलते हैं, Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon the French traders also arrived in the scene. मतलब यूरोप के जो चार बड़े बड़े देश थे उस टाइम के, इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस और नीदरलैंड, ये चारों के चारों जो है इंडियन ओशन में आके इंडिया और आसपास के देशों से ट्रेड करना चाहते थे। तो इसलिए कंपटीशन बहुत हाई हो गया। अब दिक्कत क्या थी कि क्वीन एलिजाबेथ ने, याद होगा आपको, क्वीन एलिजाबेथ ने सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश में, मतलब इंग्लैंड में से ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट दिया था। मतलब इंग्लैंड की कंपनियां तो नहीं आ सकती बाकी, लेकिन दूसरे देश की कंपनियां तो आ सकती हैं। तो वही हुआ। अब दिक्कत मेन क्या आई? द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। अब बात ये हुई कि चलो अलग अलग चीज खरीदने आते तो भी कोई बात थी, लेकिन पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, ये चारों के चारों जो यूरोप के बड़े देश थे, ये सब के सब सिर्फ सेम थिंग्स खरीदने आए थे। कौन कौन सी चीजें? फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन,
सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। हमारे यहाँ जानते हो ना, कपड़े का बहुत पूरा वो था, कॉटन के तो पूरे पूरे खेत थे हमारे पास। किस साइड थे? बांग्लादेश के साइड में पूरे पूरे खेत केवल कॉटन के, जूट के, है ना। तो ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे हम लोग। हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप, और क्योंकि ये एकदम एकदम बेस्ट क्वालिटी के थे तो इसलिए कॉटन की बहुत डिमांड थी, सिल्क भी बहुत डिमांड था। अब आते हैं मसाले। ये देखो, पेपर मतलब हमारे पेपर, ब्लैक पेपर होता है ना, क्लोव, लौंग बोलते हैं क्लोव को, कार्डामम, ठीक है, इलायची, और सिनेमन, बड़ी इलायची, ये सब टू वर इन ग्रेट डिमांड। मसाले तो मतलब यूरोप ने देखे ही नहीं थे। आपको पता है, मसाले सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होते थे, और इंडिया से ही पूरे देश, पूरी दुनिया में गए हैं। आज भी इंडिया मोर देन 70% जो है स्पाइसेस जो है इंडिया प्रोड्यूस करती है। और उस टाइम पे भी ये सब, बस ये चारों देश यही खरीदने आए थे, कपड़ा और मसाले। Competition amongst the European countries inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased and this reduced the profit this could be earned। अब आप ही बताओ, एक ही चीज को खरीदने के लिए 4 लोग आएंगे और चीज कम रहेगी तो महंगी तो हो जाएगी। तो वही हुआ। अब ये मसाले और कपड़े खरीदने आए थे, सब लोग यही सोच के आए थे कि हम अकेले जा रहे हैं, सस्ते दाम पे वहां इंडिया से खरीदेंगे और यूरोप पे लाके महंगे दामों में बेचेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब मार्केट में आए, इंडिया पहुंचे, तो देखे कि हमारे यहाँ पर तो 4 लोग हैं, ब्रिटिशर्स भी हैं, पोर्टुगीज भी हैं, फ्रेंच भी हैं, और कौन है, डच भी हैं, 4 लोग हैं। तो अब चारों लोगों को सेम चीज चाहिए, तो भाई जो इंडिया के जो ट्रेडर थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, वो समझ गए कि सब यही खरीदने आए हैं, तो उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए। अब प्राइसेस बढ़ाने से इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया यूरोप में। तो अब क्या करेंगे? तो अब ये हुआ, द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वॉज बाई एनिमिलेटिंग द राइवल कंपटीटर। अब एक ही तरीका बच गया था अपने कंपटीशन को मार्केट से बाहर निकाल देना। तो क्या हुआ, द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। अब इन ट्रेडिंग कंपनीज में बहुत लड़ाइयां होने लगी, मतलब बहुत लड़ाइयां होने लगी, इतनी लड़ाइयां होने लगी कि थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरीज, मतलब जिस साल से इन्होंने आना चालू किया 1600 से लेकर 1700 तक, they regularly sank each other's ship, blocked routes and prevented rival ship from moving with supplies of, किसकी supplies of goods, है ना। मतलब ये लोग क्या करते थे, समुद्र में एक दूसरे के शिप्स को सैंक कर देते थे, हम हमला कर देते थे अपने तोपों से, या फिर रूट ब्लॉक कर देते थे, या फिर क्या करते थे, दूसरे की शिप को गुड्स के साथ सप्लाई करने ही नहीं देते थे। और क्या करते थे पता है आपको, इसके अलावा करते थे क्या, इसके अलावा ये लोग आर्म्स, मतलब हाथ नहीं, आर्म्स का मतलब होता है बंदूकें और गोले बारूद, तोप, ये सब लेके चलते थे अपने शिप्स में, ताकि ये लोग अपने प्रोटेक्ट कर सके अपने जहाजों को। अब इससे क्या होने लगा, दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर्स। अब इससे क्या होता था, जो लोकल रूलर होते थे, जो राजा लोग थे, मैंने बताया था ना, औरंगजेब के मरने के बाद किंगडम्स बन गए थे, तो बहुत सारे लोकल रूलर्स हो गए थे, इतने जितने ज्यादा जमींदार सारे के सारे लोकल रूलर, तो उनसे भी बहुत दिक्कत होती थी इन लोगों को। तो द कंपनी देयरफॉर, कंपनी ने क्या हुआ, द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब इसीलिए जो है, अब कंपनी तो केवल ट्रेड करने आई थी, लेकिन उसको पॉलिटिक्स भी करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स नहीं करते ये लोग तो फिर ये लोग अपना ट्रेड नहीं कर पाते, है ना। तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला सेंटर, पहली फैक्ट्री, द फर्स्ट फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर इन 1651 इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला सेक्टर कहाँ खोला, बंगाल, और इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे कल। तो आप लोग मेरे को बताना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और आप लोग कमेंट जरूर करें और बताएं कि समझ में आया या नहीं आया। आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आज हमने इंट्रोडक्शन जाना, कैसे ब्रिटिशर्स आए, फर्स्ट पेज पढ़ा, किस रूट्स के थ्रू आए, और केवल ब्रिटिशर्स आए थे नहीं, और भी यूरोप के 4 देश आए थे, पोर्टुगीज, फ्रेंच, ये सब भी आए थे। और हमने क्या जाना कि इन लोगों में कैसे, इन लोगों में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, एक दूसरे के जहाज भी डुबा देते थे, और ये सब पॉइंट्स आपने पढ़े। कल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ट्रेडिंग उसने स्टार्ट की। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।